नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। अली बुखारी और कानून और आप आपकी खिदमत में हाजिर हैं ऑन दी 14th of April 2014। अपने प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ। पहले तो जो अपनी हमारा वीकली टाइम टेबल होता है, कल यानी ट्यूसडे इंशाल्लाह इल्फर्ड ऑफिस में, एंड देन थर्सडे साउथ हॉल ऑफिस में है। मैनचेस्टर ऑफिस इस हफ्ते नहीं होगा बिकॉज लॉन्ग वीकेंड आ रहा है, सो मैं भी छुट्टी करने के मूड में हूँ। बट इन एनी इवेंट फिंचली ऑफिस और साउथ हॉल ऑफिस और हमारा इल्फर्ड ऑफिस, तीनों दिन वहाँ पे हम चलाएंगे काम। अच्छा जी, अब बात करते हैं बर्निंग क्वेश्चन की। बर्निंग क्वेश्चन इस वक्त क्या है? इस वक्त सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे सवाल बार बार आते हैं, दफ्तर में बहुत सारी कॉल्स आती हैं। कहीं पे किसी टीवी चैनल ने एक खबर चलाई कि 20 साल के रूल को ख़त्म कर दिया गया है और उसकी जगह पे 14 साल के रूल को बहाल कर दिया गया है। कोर्ट का डिसीजन आया है जो ये कहता है कि आपको 14 साल की बेस पे इंडेफिनिट लीव मिल सकती है। मुझे बड़े सारे सवाल आ रहे हैं, लोग पूछते हैं कि अच्छा 20 साल वाला रूल ख़त्म हो गया है, कोई वो टीवी पे चीज़ चली कि वो चीज़ ख़त्म हो गई, बिल्कुल डिफरेंट हो गई। ऐसी चीज़ गलत है, ये गलत खबर है, एक गलत इंटरप्रिटेशन है। मैं इसको सही तरीके से क्लियर करता चलूँ। यहाँ पे केस का नाम है एज हिल एंड अनदर। ये कोर्ट ऑफ अपील की तरफ से डिसीजन आया है, ऑब्वियसली बिल्कुल रीसेंट डिसीजन, 2014 का डिसीजन है। इसके अंदर क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि जो एप्लीकेशंस 2012 9 जुलाई से पहले की गई थी, क्या उनके ऊपर नए रूल्स का इतलाक सही है कि गलत है? अब हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि जो एप्लीकेशंस पहले की जा चुकी हुई हैं उनके ऊपर वही रूल्स अप्लाई होने चाहिए जो उस वक्त थे जिनके ऊपर एप्लीकेशन की जाती थी। अब बात क्या आती है यहाँ पे, क्वेश्चन क्या उठता है यहाँ? रूल्स के अंदर तो आपने एप्लीकेशन की, वो तो चलो बात समझ आ जाती है। व्हाट अबाउट एप्लीकेशंस मेड आउटसाइड इमिग्रेशन रूल्स? बिकॉज याद रखें 9 जुलाई 2012 से पहले बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस होती थी जो हम कहते थे कि ये आउटसाइड इमिग्रेशन रूल्स हैं, आर्टिकल 8 के ऊपर हैं, ह्यूमन राइट्स के ऊपर हैं। वो एप्लीकेशन से क्या बनेगा? उन एप्लीकेशंस के अंदर ऐसी एप्लीकेशंस भी थीं जिनको अगर आप उस वक्त अप्लाई करते और आप इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई कर देते थे तो उसको कंसिडर किया जाना चाहिए था वो 14 साल वाली कैटेगरी के अंदर जो पैराग्राफ 276 बी का हिस्सा थी। ओके, अब इस रूलिंग के अंदर जो ये केस आया है, जो जजमेंट आई है, इसके अंदर सिर्फ बात जो क्लियर की गई है वो ये है कि अगर आप लॉन्ग रेजिडेंस की बेस पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपके ऊपर, अगर आपने 9 जुलाई 2012 से पहले एप्लीकेशन कर दी थी तो आपके ऊपर वही वाली चीज अप्लाई होती है जो उस वक्त इन प्लेस थी, यानी 14 ईयर्स वाली। लेकिन अगर आपने 9 जुलाई 2012 से पहले एप्लीकेशन नहीं की और आप उसके बाद अप्लाई करते हैं लॉन्ग रेजिडेंस की बेस पे तो आपके ऊपर 20 साल वाला ही रूल अप्लाई होगा, बिकॉज आप नए रूल्स के अंदर अप्लाई कर रहे हैं। ये चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ। अक्सर लोगों को जो बात समझाई जा रही है, जो बताई जा रही है और जो गलत है वो ये बताई जा रही है कि अगर आप अब भी 9 जुलाई के बाद, 9 जुलाई 2012 के बाद अब आप कोई एप्लीकेशन करते हो और उसके अंदर आप कहते हो कि जी मेरे 14 साल कंप्लीट हो गए तो मुझे उस पर लॉन्ग रेजिडेंस पे स्टेटस दे दिया जाए, तो वो चीज़ नहीं होगी। वो 14 ईयर्स नहीं, अब वो 20 ईयर्स है। और 20 ईयर्स की भी जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो यही है कि आपको सीधे इंडेफिनिट लीव नहीं मिलती, 20 ईयर्स के बाद भी वो आपको 2.5 ईयर्स की लीव दे देते हैं। अगर ये चलेगा तो वो उसके मुताबिक पता चलेगा, बट मुझे ये लगता है कि वो अभी आपको इंडेफिनिट लीव सीधी नहीं देंगे उसके ऊपर। बट मेरा काम था इस केस को आज क्लियर करना, बिकॉज मेरे पास बेतहाशा सवाल आए हैं। जिस दिन से ये केस आया है बेतहाशा सवाल चल रहे हैं, क्योंकि कहीं टीवी पे ये खबर चलाई गई है। अब टीवी पे क्या खबर चलाई गई है मुझे नहीं पता कौन से चैनल पे है, बट मुझे ये लगता है कि वहां पे थोड़ी सी कहीं पे कोई गलती हुई है उनको समझने में और उसको इंटरप्रेट करने में। मैं जिस तरह से इंटरप्रेट करता हूं उसको और जो मुझे समझ आती है वो ये है कि अगर आपने 9 जुलाई 2012 से पहले लॉन्ग रेजिडेंस की एप्लीकेशन की थी तो आपकी एप्लीकेशन को उन्हीं रूल्स के अंदर डिसाइड किया जाना चाहिए। ये नहीं कि 9 जुलाई 2012 के बाद जो डिसीजन किया जा रहा है आपकी एप्लीकेशन पे उस पर यह कह के फैसला किया जाए कि अब अपेंडिक्स एफएम अप्लाई होता है और अब पैराग्राफ 276 एडीई अप्लाई होता है। एडीई 3 स्पेसिफिकली 20 ईयर्स की बात करता है। जिन केसेस के अंदर यह चीज क्या कि आपको रिफ्यूज किया गया, अगर आपने लॉन्ग रेजिडेंस में इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई किया था, अगर आपको यह कह के रिफ्यूज किया गया कि आपकी एप्लीकेशन पे पैराग्राफ 276 एडीई लगता है और अब आपको 20 साल कंप्लीट करने होंगे, तो वो गलत है। अब अगर आप इसको गौर से देखो तो ये बड़ी एक बेसिक किस्म की बात है, कोई इसके अंदर बहुत लंबी चौड़ी साइंस नहीं है, लेकिन एक नेवरदलेस कोर्ट ऑफ अपील का डिसीजन है जिसके अंदर इस चीज को क्लियरली डिफाइन कर दिया गया, बता दिया गया।
दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा है उसके अंदर, और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ये कहते हैं कि जी अगर आपकी एप्लीकेशन के अंदर सिर्फ पैराग्राफ 276 ADE का जिक्र किया गया लेकिन उसकी बेस पे उसका रिफ्यूज नहीं किया गया, तो फिर इसकी बेस पे आपका डिसीजन अनलॉफुल नहीं होता, अगर सिर्फ जिक्र किया गया। क्योंकि इसमें यहां पे जो एजहेल था, इसके अंदर दो केसेस थे। एक केस के अंदर पैराग्राफ 276 ADE 3 के तहत केस को रिफ्यूज किया गया, जहां पे उस बंदे के यहां पे जो भी टाइम गुजरा था उसको ये क्या रिफ्यूज किया गया कि ये अब आपके ऊपर अप्लाई होता है, दूसरा अप्लाई नहीं होता, और इसलिए आपको इंडेफिनिट लीव रिफ्यूज की जा रही है। सो वो चीज गलत थी। दूसरा जो केस था, जो इसी केस का हिस्सा है, जो सेकंड पार्टी थी, उसके अंदर उनको 276 ADE 3 के तहत रिफ्यूज नहीं किया गया था, उसका सिर्फ जिक्र किया गया था, और वहां पे कोर्ट ने ये कहा कि वो जो पासिंग रेफरेंस है उसका मतलब ये नहीं कि उसकी बेस पे उसको रिफ्यूज किया गया, देयरफॉर दैट डिसीजन इज नॉट अनलॉफुल। सो अभी जिस तरह से कानून खड़ा है, जहां पर हम खड़े हैं, अगर आपने 9 जुलाई 2012 से पहले इंडेफिनिट लीव की एप्लीकेशन की, क्योंकि उस तक 14 साल की बेस पे आप अप्लाई कर सकते थे, तो आपके ऊपर वही रूल्स अप्लाई होने चाहिए और उसी बेसिस पे आपके केस का फैसला होना चाहिए। सो अब वहां पे क्या फायदा हो सकता है, यहां पे थोड़ी इंटरप्रिटेशन की बात आती है। अगर आपके 14 साल उस वक्त कंप्लीट नहीं हुए थे, तो क्या आप अभी भी उसका फायदा उठा सकते हैं? मे बी। अब उसको देखना पड़ेगा, हर उस केस को निकाल के हमें दोबारा देखना पड़ेगा, बिकॉज हमारी भी ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस थी जो कि हमने उस वक्त की थी और उनको फिर रिफ्यूज कर दिया गया, और फिर उनको जुडिशियल रिव्यू में लेके जाते हैं या कहीं अपील्स में लेके जाते हैं और फिर देखते हैं क्या बनता है। बट अभी तक उसका कोई क्लियर डिसीजन हमारे सामने नहीं है कि जिसपे हमें पता हो कि हमने कैसे करना है। सो अब मेरा ख्याल है जैसे ये डिसीजन आया है, अब हम लोग भी उनको चैलेंज करेंगे, उन केसेस को निकालेंगे आगे और देखेंगे कि इसको हम कहां तक लेके जा सकते हैं। बट अभी दिस इज व्हाट द सिचुएशन इज। अगर आपने 9 जुलाई 2012 के बाद अप्लाई किया है लॉन्ग रेजिडेंस के ऊपर, आपको 13 साल हो गए, 12 साल हो गए, 14 साल हो गए, 15 साल हो गए, 18 साल हो गए, 19 साल हो गए, तो आपको लीव नहीं मिलेगी जब तक आप उनको 20 ईयर्स प्रूव नहीं कर सकते। तो आपको 20 साल अभी भी कंप्लीट करने पड़ेंगे अगर आपने 9 जुलाई 2012 के बाद अप्लाई किया है। ये तो एक चीज थी जो मैं आज क्लियर करना चाहता था। लास्ट प्रोग्राम में मैंने जिक्र किया था, मुझसे एक दो लोगों ने सवाल पूछा था कुछ ट्रांजिशनल अरेंजमेंट्स के बारे में, कि अगर कोई लॉन्ग रेजिडेंस पे इंडेफिनिट लीव हासिल करता है और उनके स्पाउस ने अभी इतना टाइम नहीं गुजारा कि उनको भी इंडेफिनिट लीव मिले, तो उनको कौन सा वीज़ा अप्लाई करना है, क्या वो सीधा इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इसके ऊपर कुछ बहुत क्लियर गाइडेंस नहीं है, लेकिन मैंने इस पर पूरी रिसर्च की है और जो नतीजा निकला है वो मैं अब आपके साथ शेयर करता हूं। एक सिचुएशन ये है कि आप यहां पर आए, आप फॉर एग्जांपल आप आदमी हैं, आप आए यहां पे पीबीएस एप्लीकेंट के तौर पे। पीबीएस में क्या आ सकता है, स्टूडेंट भी आ सकता है, एचएसएमपी भी आ सकता है, वर्क परमिट भी आ सकता है, टियर 1 एंटरप्रेन्योर भी आ सकता है, किसी भी कैटेगरी में। पीबीएस यानी पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम कैटेगरी के अंदर आप यहां पर आए, आपने यहां पर आके अपना काम शाम शुरू किया, आपके स्टूडेंट वीजा का टाइम गुजरा हुआ था उससे पहले, फॉर एग्जांपल आपको 7 साल हुए थे अभी यूके में, और आप पीबीएस के ऊपर आ जाते हैं, यानी किसी एक कैटेगरी के अंदर आ गए। अब 3 साल आपने और गुजारने हैं और आपके 10 साल पूरे हो जाते हैं और उस पर आपको लीगली इंडेफिनिट लीव मिल सकती है, क्योंकि आपने 10 साल लीगली गुजार लिए। अब उसके अंदर आपके साथ डिपेंडेंट्स कोई नहीं हो सकते। अब पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम के अंदर आपने 7 साल के बाद स्विच कर लिया। अब आपने फॉर एग्जाम्पल क्या कहना चाहिए, आपने शादी कर ली है जी, शादी की आपने जाके 1 साल पहले। अब आपकी शादी 1 साल पहले होती है, अब आप जब अप्लाई करते हैं इंडेफिनिट लीव के लिए, तो आपको तो इंडेफिनिट लीव मिलेगी, उसके अंदर डिपेंडेंट्स आपके साथ नहीं हो सकते, तो आपकी जो वाइफ है उनका क्या होगा? अभी जो सिचुएशन है वो तो ये कहती है कि जब आप FLRM अप्लाई करेंगे उसके ऊपर जो आपको लीव मिलेगी, उसके बाद जाके आप आगे देखेंगे क्या बनता है। जो स्पाउस वीजा कैटेगरी है, जो ट्रांजिशनल अरेंजमेंट्स कहते हैं, वो ये कहते हैं कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं इंडेफिनिट लीव के लिए और आपकी वाइफ आपके साथ है और उनको अभी 1 साल हुआ है फॉर एग्जांपल, या 1.5 साल हुआ है, उनको अभी 2 साल कम से कम आपके साथ अंडर पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम रहते हुए नहीं हुए थे, तो क्या करना है, वो अप्लाई कर सकती हैं एक्सटेंशन के लिए और फिर वो एक्सटेंशन आगे चल सकती है। दूसरी सिचुएशन ये कि आप पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम पे चल रहे हैं, आपकी वाइफ आपके साथ हैं, उनको यहां पर आए हुए अभी 1 साल हुआ, आपको इंडेफिनिटली मिल रही है पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम के अंदर। अब लॉन्ग रेजिडेंस पे नहीं आप अप्लाई कर रहे, अब आप पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम के अंदर अप्लाई कर रहे हैं और आपको वहां पे इंडेफिनिट लीव उसके ऊपर मिलनी है, लेकिन वाइफ की क्योंकि 2 साल कंप्लीट नहीं हुए तो उनको नहीं मिल सकती अभी। अब क्या होगा, आप जब अप्लाई करेंगे अपनी इंडेफिनिट लीव के लिए, आपका तो अलहदा चला गया, वाइफ के लिए आप FLR अप्लाई करेंगे, वो एप्लीकेशन जाएगी, उनको जो लीव मिलेगी वो प्रॉब्ली 3 ईयर्स की मिलेगी।
अब वो 3 इयर्स की लीव के बाद उन्होंने अपने 2 साल कंप्लीट करने हैं। उनको अगर 6 महीने हुए थे अभी आपके साथ, या साल हुआ था या 1.5 साल हुआ था, जितना भी टाइम हुआ था, उन्होंने 2 साल और कंप्लीट करने। जब उनको वो 2 साल और गुजर जाते हैं तब वो इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई कर सकती हैं। ये तब है कि अगर आपके पास पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम के अंदर इंडेफिनिट लीव मिली है आपको और आपकी स्पाउस आपके साथ है। ठीक। तीसरी सिचुएशन वो आती है जहां पे आपको इंडेफिनिट लीव मिल चुकी है और उसके बाद आप पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम के अंदर आपकी वाइफ साथ आती हैं, आप और वो डिपेंडेंट के तौर पे अभी तक चल रही हैं और वो अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनको क्या मिलेगा? उनको जो लीव लेनी होगी उसको उसमें उनको 5 इयर्स पूरे कंप्लीट करने होंगे। जब वो 5 इयर्स कंप्लीट करते हैं पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम के अंदर, ये 9 जुलाई 2012 के बाद की एप्लीकेशंस हैं कि आप पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम पे थे, आपके साथ आपके स्पाउस आ जाते हैं, उनको भी वो पूरा टाइम 5 साल का कंप्लीट करना है। वो जो चीज पुरानी थी कि जिसमें ये होता था कि आप पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम पे अगर हैं यहां पे, तो 2 साल अगर आपके स्पाउस ने आपके साथ गुजार लिए तो आप इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोनों इकट्ठे। अब वो नहीं है, अब ये है कि स्पाउस को भी पूरे 5 साल इकट्ठे गुजारने पड़ेंगे आपके साथ, तब जाके बात बनेगी। पहले जो सिचुएशन थी 9 जुलाई 2012 से पहले क्या थी? अगर आप पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम के ऊपर चल रहे हैं, आपको अभी 3 साल हुए हैं, आपने शादी कर ली, आखिरी 2 साल आपने और आपकी वाइफ ने साथ गुजारे हैं, तो दोनों इकट्ठे इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई कर सकते हैं बिकॉज शी स्पेंट एटलीस्ट 2 इयर्स विद यू। अब क्या है, 9 जुलाई 2012 के बाद अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम पे चल रहे हैं, आपकी इंडेफिनिट लीव का टाइम हो गया, 4.5 साल अभी आपको गुजरे हैं शादी किए हुए, तो आपकी वाइफ आपके साथ अप्लाई नहीं कर सकती, उनको 6 महीने और वेट करना पड़ेगा। यानी उनको पहले एक्सटेंशन मिलेगी, एक्सटेंशन के बाद वो 6 महीने के बाद अप्लाई कर सकती हैं कि उनको भी इंडेफिनिट लीव दी जाए। ओके, बाय नो मीन्स क्लियर मामला है। इसके अंदर एक सबसे बड़ी जो वो घपले वाली बात नजर आती है वो कहां पर आती है? जहां पे हम बात करते हैं किसी के पास अगर इंडेफिनिट लीव मिलती है लॉन्ग रेजिडेंस के ऊपर। अब उनकी जो पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम वाले स्पाउस हैं उनको वो ये कहते हैं कि जी आप पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम पे चल रही थी, लॉन्ग रेजिडेंस पे इनको स्टेटस मिला है, आपको अब FLRM के अंदर ही अप्लाई करना होगा, आप उसी के ऊपर जाएंगे। अब वो टाइम फ्रेम्स को देखना है कि जी कितना टाइम आपका साथ गुजरा हुआ है। अब फॉर एग्जांपल मेरा ख्याल है जो लास्ट वीक क्वेश्चन था उसके अंदर उनके 7 साल से वाइफ साथ थी। अब इट सीम्स एब्सर्ड कि जी 7 साल गुजारने के बाद भी जब वो इंडेफिनिट लीव के लिए हस्बैंड अप्लाई करते हैं लॉन्ग रेजिडेंस के ऊपर, तो वाइफ को साथ नहीं मिलेगा। आपने जो मुझे बताया था, आपने कहा था जी होम ऑफिस कहता है कि आप इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो मैं पढ़ रहा हूं उसके अंदर नजर ये आ रहा है कि वो कहते हैं कि जी पहले आप FLRM अप्लाई करें, जब आपको स्विच हो जाता है स्टेटस, बिकॉज पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम से निकल के आप स्पाउस ऑफ अ पर्सन प्रेजेंट सेटल पे आ जाते हैं, उस पे जाएं, उसके बाद आप इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मुझे ये चीज ऑड लगती है कि पहले आपको वो स्विच करवाएं ऑन टू द स्पाउस वीजा, उसके बाद अगले दिन बेशक आप अप्लाई कर सकते हैं इंडेफिनिट लीव के लिए। तो ये डबल वेस्ट करने की कुछ सेंस नहीं बनती। व्हाट आई वुड सजेस्ट इज, जो आप मुझे बात बता रहे थे लास्ट टाइम कि हम सेटएम के लिए अप्लाई करें, आई वुड सजेस्ट कि आप सेटएम के लिए ही अप्लाई करें और उसमें सारा कुछ एक्सप्लेन करें एंड आस्क देम टू एक्सरसाइज डिस्क्रेशन एटसेट्रा एज वेल, ताकि आप सीधा इंडेफिनिट लीव के लिए वाइफ के लिए अप्लाई कर सकें। पिछले हफ्ते आपका सवाल क्या था कि जी मैं इंडेफिनिट लीव पे, मुझे इंडेफिनिट लीव मिली है ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्ग रेजिडेंस या मिलने वाली है, वाइफ के लिए क्या अप्लाई करना है? वाइफ पॉइंट्स पे सिस्टम पे मेरे साथ डिपेंडेंट है। मैं उस पर यह बता रहा हूं कि आप अप्लाई कीजिए सेट एम के लिए उनके साथ, और उसके अंदर यह चीज कहें कि इनको इंडेफिनिट लीव दी जाए, और अगर इंडेफिनिट लीव नहीं भी दी जाती तो इन दी ऑल्टरनेटिव कम से कम इनको फर्दर लीव दी जाए और आपको बताया जाए कि वो इंडेफिनिट के लिए कब अप्लाई कर सकती हैं। यह बेस्ट रहेगा, और जब आपको ये इसका जवाब मिले तो मेरे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ओके नाज़रीन, ये तो मेरा आज के वो जो हफ्ते की मेरी ड्यूटी होती है कि सारे अपडेट्स आप तक पहुंचाना, ये उसका काम था। अब हम सीधा सवाल जवाब की तरफ चलते हैं, अपनी कॉल्स लेते हैं। पहली कॉल से शुरू करते हैं। जी हेलो 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 जी हेलो बुखारी साहब, मैं ना 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਵਿਜ਼ਟਰ, ਹਾਂਜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੀ ਨਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਵੀ, ਉਹ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ। FLR ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ, ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 12-13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਾਨੀ 2012 ਤੋਂ 9 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਚ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਆਫ ਅਪੀਲ ਦੇਤਾ। ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਜੱਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਾਨੀ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ ਜੀ ਭਾਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਰਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਭਾਜੀ। ਅੱਛਾ।
ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡਾ ਭਾਜੀ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਗਾਂ ਜੱਜ ਜਾਨੀ फैसला को प्लीज ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਓ। ओके, मैं बताता हूँ जी। सर जी, आपने सारा कुछ मुझे बताया, मेरे ख्याल में मेरी आपसे पहले ही बात हो चुकी हुई है डेफिनेटली। आपको जो कोर्ट में उन्होंने जाके जज ने अपील अलाउ कर दी, अब होम ऑफिस के पास हक होता है कि वो उसको चैलेंज कर सके, उसको वो अपील में जाए उसके ऊपर। सबसे पहले जो 5 दिन के अंदर अंदर एप्लीकेशन करनी होती है उसको कहते हैं लीव टू अपील, परमिशन फॉर लीव टू अपील एप्लीकेशन। ठीक, अब वो परमिशन क्या किस चीज की होती है कि आप ये जज से कह रहे हो सॉरी एक्सक्यूज मी, आप जज से कह रहे हो कि जी मुझे आगे अपील करने का मौका चाहिए, उसकी मुझे इजाजत चाहिए। अब होम ऑफिस ने वो मांगा है। अगर जज समझता है, जो अगला जज इसको पढ़ेगा वो समझता है कि इस जज ने जिसने आपका फैसला किया था उसने कानून अप्लाई करने में कोई गलती की है, तो वो आगे से अपील का उनको मौका दे सकता है। अगर वो मौका मिल जाता है तो फिर आपकी दोबारा हियरिंग होगी। उसके अंदर जो हियरिंग होती है वहां पे फिर जज ने फैसला करना है, वो अपर ट्राइब्यूनल में होती है। वहां जज ने फैसला करना है कि क्या पिछले जज ने कानून को अप्लाई करने में कोई गलती की है कि नहीं। अगर वो कहता है कि हाँ जी कानून को अप्लाई करने में गलती हुई है, तो फिर वो फैसला दोबारा करता है। उसमें फिर आपका सारा एविडेंस दोबारा देखा जाता है, आपसे दोबारा पूछा जाता है वहां पे। दूसरी चीज ये हो सकती है कि अभी जो उन्होंने होम ऑफिस ने एप्लीकेशन की है उसको आराम से रिफ्यूज कर दिया जाए, ये कह के कि नहीं जी जज ने कोई गलती नहीं की, इसमें कोई चांस ऑफ सक्सेस नहीं है, आपकी एप्लीकेशन फॉर लीव टू अपील रिफ्यूज की जाती है। अगर ऐसा होता है तो उसमें फिर आपको स्टेटस मिल जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता और उनको लीव टू अपील मिल जाती है तो फिर दोबारा आपकी हियरिंग होगी, वहां जाकर लड़ना पड़ेगा उसको। ऑलराइट जी, बेस्ट ऑफ लक सर। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो जी, हेलो जी जी जी, बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी अभी आपने काफी तफसील में बताया है 14 साल का, तो जुलाई से पहले जो की थी तो उन्होंने जो है वो डिस्कशन दिया, तो वो जो 3 साल की नहीं दिया जबकि 3 साल की बनती थी। तो आया इसको अभी वो उसी को परसू करूं या नई एप्लीकेशन करनी होगी? आपको उन्होंने 14 इयर्स की बेसिस पे डिस्क्रेशन लीव दी है 2.5 साल की? नहीं, 2 साल की दी है, 2.5 की नहीं दी है, 3 की भी नहीं दी है। 2 साल की आपको जो लीव दी है वो किस बेस पे दी है, क्या कहा है डिसीजन में? यही बस डिस्कशन लीव देते हैं वो कि जी वो गैप है आपका। अच्छा, गैप बीच में एक था बीच में, तो वो गैप 13.5 साल बनते थे। अच्छा जी नहीं, मैं सिर्फ समझना ये चाह रहा हूं कि आपको जो उन्होंने रिफ्यूजल दिया है वो इस बेस पे दिया कि जी आपके 14 इयर्स कंप्लीट नहीं होते, कंप्लीट नहीं होते और गैप है बीच में, गैप है। ये 2 साल जो आपको दिया है वो गैप कवर करने के लिए तो नहीं दिया? गैप आपका कहीं शुरू में था क्या आखिर में था, जाके किधर था? और आखिर नहीं, शुरू में था। अच्छा जी सो मैं सिर्फ वैसे तो मैं 98 में आया था, तो फिर मुझे जाना पड़ा। अच्छा, फिर मैं आया था 99 में फिर। ओके जी ओके, सो अगर 99 से टाइम काउंट किया जाए तो फिर आपको वो बनता है। मुझे तो ये जी डिस्कशन लीव ही आपने जिस तरह बताया वही है पॉइंट जो आप कह रहे हैं कि जी 3 इयर्स की मिलनी चाहिए थी कि 2.5 इयर्स की मिलनी चाहिए थी। उन्होंने रूल्स के अंदर बड़ा क्लियरली इस चीज़ को डिफाइन कर दिया हुआ है और कह दिया हुआ है कि 9 जुलाई 2012 के बाद जो एप्लीकेशंस रिफ्यूज की जाती हैं और जिनको डिस्क्रेशन लीव दी जाएगी उनको फिर 2.5 इयर्स की लीव दी जाएगी। अब आपको उन्होंने 2.5 भी नहीं दिया, 3 भी नहीं दिया, सो ये क्या चक्कर है? इट्स वर्थ अ शॉट आस्किंग, वर्थ अ शॉट फाइंडिंग आउट। आप इसको जुडिशियल रिव्यू में चैलेंज कर सकते हैं, स्पेशली ये जो एजल एंड अनदर जो केस आया है इसकी रोशनी में भी आप उसको लेके जा सकते हैं, इसमें से भी कुछ ना कुछ आपको हेल्पफुल मिल जाएगा। डेफिनेटली यू आर नॉट हैप्पी कि जी आपको 2 साल की लीव दी गई है तो आपको उसको चैलेंज करना बनता है। अब ये जो 6 साल वाली बात है उसके ऊपर मुझे पता है कि 6 साल की डिस्क्रेशन लीव को अब उन्होंने ख़त्म कर दिया है। वो मुझे लगता है कि आपके लिए फाइट करना मुश्किल होगा। मुझे ये लगता है कि आपको उन्होंने अगर कहा कि जी आपके 3 इयर्स वाला तो इसलिए नहीं बनता क्योंकि वो डिस्क्रेशनरी लीव देना हमने बंद कर दी हुई है सिंस द 9th of July 2012, तो फिर वो चीज़ आपकी नहीं बनती। सो 9th of July 2012 के बाद जो डिस्क्रेशन लीव दी जाती है वो 2.5 साल की दी जाती है। सो आपका जो आर्ग्यूबल पॉइंट बनता है वो ये अगर तो आप पुराने रूल्स अप्लाई करके पुराने डिस्क्रेशन अप्लाई करके आप दे रहे हो तो मुझे 3 साल की लीव दो और मुझे 6 साल की कैटेगरी में डालो। अगर उस पर नहीं अप्लाई कर रहे, आप नए रूल्स के अंदर नए डिस्क्रेशन के ऊपर अप्लाई करके चल रहे हो, तब भी मुझे 2.5 साल की लीव मिलनी चाहिए थी, फिर 2 साल की क्यों दी है? सो आइदर वे आई थिंक आपका आर्ग्यूबल पॉइंट बनता है जरूर। सो आई वुड सजेस्ट इसको जुडिशियल रिव्यू में चैलेंज कीजिए। पहले होम ऑफिस को लिख के देख लें, जो आपका प्री एक्शन प्रोटोकॉल होता है वो करके देख लें। अगर उसमें जवाब अच्छा आपको मुस्बत नहीं मिलता तो फिर उसको आगे चैलेंज करें और जुडिशियल रिव्यू में लेके जाएं। ऑलराइट सर, बेस्ट ऑफ लक। अगला सवाल लेते जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम।
बुखारी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बढ़िया आपने जो है वो लोगों की मदद की है, थैंक यू वेरी मच। मोस्ट वेलकम मेरा सर। एक सवाल ये था कि मैंने 10 ईयर बेसिस पे जो है वो अप्लाई किया है इंडेफिनिट, हाँ और अभी एक हफ्ते पहले मैंने अप्लाई किया है। एक मेरी जो है वो फिक्स पेनल्टी थी, जो मैंने पेडिस्ट्रियन जोन में जो है वो गाड़ी गुजार दी थी, तो मुझे 65 पाउंड की पेनल्टी आई थी। वो मैंने पे कर दी थी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो मैंने मेंशन नहीं किया है। अच्छा, तो उसके बारे में मुझे पूछना था कि वो मैंने मेंशन करना था, अब तो नहीं किया है, तो उसके लिए क्या किया जाएगा? और ये कब की बात है? ये इसको तकरीबन कोई 3-4 महीने हुए हैं। 3-4 महीने, ठीक है सर। जी आपको कोर्ट से तो कुछ नहीं आया था ना? नहीं, कोर्ट से कुछ नहीं आया था, काउंसिल की तरफ से आपको काउंसिल की तरफ से फिक्स पेनल्टी आया होगा, और वो फिक्स पेनल्टी नोटिस आपने पे कर दिया, सो दैट्स फाइन। जो आपने वहां पे अपनी एप्लीकेशन के अंदर डिस्क्लोज करना होता है वो आपकी क्रिमिनल कन्विक्शंस होती हैं। क्रिमिनल कन्विक्शन का मतलब ये है कि आपने एक एलिगेशन आपके ऊपर लगाई गई, आपको चार्ज किया गया, आप कोर्ट में गए, कोर्ट में जाके आपने उसको आर्ग्यू किया, और वहां से आर्ग्यू करने के बाद या तो आपने उसको गिल्टी प्ली कर लिया या नॉट गिल्टी प्ली किया, वट एवर हैपेंड, उसके बाद आपको कन्विक्ट किया गया कोर्ट की तरफ से। अब कोर्ट की तरफ से नंबर 1 स्टेज होती है कन्विक्शन, सेकंड स्टेज होती है जो उसकी पनिशमेंट होती है। सो आपको गिल्टी करार दे देना वो आपकी कन्विक्शन हो गई, उसके बाद जो पनिशमेंट है वो फिर आपका जो सेंटेंस होता है उसको देखना होता है। सो आपके केस में एक फिक्स पेनल्टी आपको काउंसिल की तरफ से आए, दिस इज नो कोर्ट इन्वॉल्व, सो आई डोंट थिंक कि आपको इंशाल्लाह कोई मसला होगा। अगर कोई मसला हुआ तो मुझसे रब्ता कीजिएगा, लड़ेंगे उसको इकट्ठे मिलकर इंशाल्लाह। आई डोंट थिंक कि इसमें कोई आपको डरने वाली बात है, कोई घबराने वाली बात है। 10 ईयर्स की बेसिस पे आपने अप्लाई किया है, ओनली रीजन यू हैव नॉट डिस्क्लोज्ड एनीथिंग इज बिकॉज देयर इज नो क्रिमिनल कन्विक्शन। जो आपका लगा है वो एक फिक्स पेनल्टी है, वो क्रिमिनल कन्विक्शन के अंदर नहीं आता। ऑलराइट सर, बेस्ट ऑफ लक। नाज़रीन, अब एक ब्रेक का टाइम हो रहा है, ब्रेक से वापस आके अपना सवाल जवाब का सिलसिला जारी रखेंगे, मिलते हैं थोड़ी सी देर में। नाज़रीन, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद दोबारा खुश आमदीद कहता हूँ आपको, सीधा अपने सवाल जवाब की तरफ चलते हैं। लेट्स टेक द फर्स्ट कॉल जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, इमरान बात कर रहा हूँ ग्लासगो से। जी इमरान साहब। जी, मैं 2004 में आया था, और 2010 में मेरा जो लास्ट वीज़ा था वो PSW का था। उसके बाद मैं ओवर स्टे हो गया, अप्लाई किया था HSMP के लिए, लेकिन वो नहीं हुआ। तो ओवर स्टे के बाद मुझे उन्होंने डिटेन किया था 2011 दिसंबर में, ओके 10 दिन के लिए। तो फिर मेरी वो गर्लफ्रेंड थी, उसने बेल करवा दी थी, और बेल इस बेस पे उन्होंने दी थी कि उन्होंने पूछा था कि आप क्या करेंगे अगर आपको बेल दी जाए। तो हमने दोनों ने कोर्ट में कहा था कि हम बाहर जाके शादी करेंगे, तो उन्होंने हमें बेल दे दी थी। अच्छा, उसके बाद फरवरी में मैंने अप्लाई किया था, 2012 फरवरी। उसका जो डिसीजन आया वो नवंबर 2012 में आया। ठीक है। उन्होंने ये कहा कि आपका अपेंडिक्स FM पैराग्राफ 276 ADE अप्लाई किया है, और उन्होंने कहा कि एक तो आपकी इनकम नहीं थी पूरी, और दूसरा ये था कि आप ओवरस्टे थे। सो आपने बेसिकली स्पाउस वीजा के लिए अप्लाई किया था? जी, FLRM एप्लीकेशन थी मेरी। ठीक है। तो अभी उसके बाद ये कि हमने रिकंसिडरेशन के लिए अप्लाई किया था, रिक्वेस्ट की थी, वो भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद 1 अप्रैल में किया था, वो भी नहीं हुआ। अब ये हुआ कि तकरीबन कोई 5-6 महीने पहले हमने उनका जवाब आया था, एक लेटर हमने लिखा था प्री एक्शन प्रोटोकॉल, जिसका जवाब आया 8 महीने के बाद। अच्छा। उन्होंने कहा कि आपको हम रिकंसिडर करते हैं। अच्छा। तो आप अपने डॉक्यूमेंट भेज दें, फर्दर जो आपके सर्कमस्टांसेस, वो हमने भेज दी सारे। अभी तकरीबन 5 महीने हो गए, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। ठीक है। तो अभी जो आप रूल बता रहे थे उससे पहले जिसने भी अप्लाई किया 9 जुलाई से पहले, तो अच्छा। मेरे पे भी वो सब कुछ अप्लाई होगा या नहीं होगा? पुराने रूल से करेंगे, नए से करेंगे? जी कंसिडर में जो भाई आपको तो उन्होंने एप्लीकेशन, चलिए मैं समझाता हूँ आपको। हर एक को ये चीज़ समझनी है कि जी हर एक के ऊपर ये चीज़ अप्लाई नहीं होती। जो ये वाला केस अभी डिस्कस किया हमने, HL एंड अदर्स, ये सिर्फ लॉन्ग रेजिडेंस वालों के लिए अप्लाई होता है जिन्होंने 9 जुलाई 2012 से पहले लॉन्ग रेजिडेंस के ऊपर अप्लाई किया। आपने स्पाउस वीज़ा के लिए अप्लाई किया था। अब स्पाउस वीज़ा के लिए आपकी एक शर्त जो थी उस वक्त अप्लाई करने की, वो ये थी कि आपके पास वैलिड लीव टू रिमेन होनी चाहिए, और फिर आपकी वाइफ ने इनकम दिखानी है, यानी मेंटेनेंस और अकोमोडेशन दिखानी है, और फिर अप्लाई करते होते थे। ये आपकी 9 जुलाई 2012 से पहले की जो स्पाउस वीज़ा की एप्लीकेशन होती थी FLRM के ऊपर। आपका क्या हुआ, क्योंकि आप रूल्स के ऊपर पूरा नहीं उतरते थे, तो आपकी एप्लीकेशन विद इन इमिग्रेशन रूल्स नहीं मानी गई।
आपकी एप्लीकेशन आउटसाइड इमिग्रेशन रूल्स थी कि उसको देखा जाए कि जी आपका इकट्ठे रहते हुए कितना टाइम हो गया, किस तरह से आप रहते हैं, क्या आपकी लाइफ चल रही है, क्या वो लाइफ वापस जाके कंटिन्यू हो सकती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। क्योंकि आपकी एप्लीकेशन आउटसाइड इमिग्रेशन रूल्स थी यानी ह्यूमन राइट्स के ऊपर थी, तो आपकी एप्लीकेशन को 9 जुलाई 2012 के बाद नवंबर में जब उन्होंने डिसाइड किया तो नए रूल्स के अंदर डिसाइड किया। उसमें कुछ गलत बात लगती नहीं है, वो इसलिए क्योंकि अगर आपकी एप्लीकेशन विद इन द रूल्स की गई होती तो उसके ऊपर वही रूल्स अप्लाई होते जो 9 जुलाई 2012 से पहले के थे। लेकिन क्योंकि आपकी एप्लीकेशन आउटसाइड रूल्स की गई थी इसलिए आपके ऊपर वो रूल्स अप्लाई नहीं होते, और जो नए रूल्स आए इमिग्रेशन रूल्स जो 9 जुलाई 2012 के बाद के थे उसके अंदर आर्टिकल 8 को भी उन्होंने इमिग्रेशन रूल्स का हिस्सा बना दिया था और उसी के अंदर कंसिडर किया था। इसलिए आपका जो नवंबर 2012 वाला डिसीजन है वो रूल्स के मुताबिक या कानून के मुताबिक इस वक्त सही है। लेकिन अगर आप समझते हैं कि नहीं ये चीज़ ठीक नहीं है या आपके केस को एक डिफरेंट नज़र से देखा जाना चाहिए था, तो ऑफ कोर्स आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। अभी जो सिचुएशन है वो क्या है, आपके केस को आप फरवरी 2012 में आपने केस डाला, अब फरवरी 2014 भी गुजर गया है, अभी वो आपके केस का फैसला कर रहे हैं, अब आपको इकट्ठे रहते हुए कम से कम 2 साल से ज़्यादा ऊपर टाइम भी गुजर गया है, कोहैबिटेशन आपकी बनती है 2 साल से ज़्यादा की, प्लस आपकी शादी भी हो चुकी होगी, आई एम श्योर आपने रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही ये एप्लीकेशन डाली होगी। अगर ये सारा कुछ आपका कंप्लीट होता है तो उसी की बेस पे, और अगर आपने ये दिखा दिया कि क्या इनसरमाउंटेबल ऑब्स्टिकल्स हैं जिनकी वजह से आप वापस जाके अपनी कंट्री में आपकी वाइफ आपके साथ नहीं रह सकती, तो फिर आपको अभी स्टेटस मिल सकता है। लेकिन अगेन आपको जो अभी मिलेगा वो 2.5 साल की लीव मिलेगी, और जो मिलेगा वो आपको आउटसाइड इमिग्रेशन रूल्स तो नहीं, लेकिन जो एक लीव टू रिमेन की रिक्वायरमेंट है जो आप पूरी नहीं कर सकते, वो क्योंकि नहीं करते तो आपको 5 साल की बजाय 10 साल की कैटेगरी में डाला जाएगा। ये मेरा नतीजा है इसके ऊपर। हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मुझे जो लगता है अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक वो ये लगता है आपको स्टेटस मिलना चाहिए, आपको जो लीव मिलेगी वो 2.5 साल की मिलेगी, और आपको 5 साल पे डालने के बजाय वो 10 साल के रूट पे डालेंगे। अगर तो यही चीज होती है तो आपको पता है कि जो इस वक्त कानून चल रहा है उसके मुताबिक ये सही है। हाँ, फेयरनेस उसमें क्या कहती है या कोई और कॉन्सेप्ट इसमें क्या आ सकता है, उसको चैलेंज करने के लिए आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, जिसको आप जुडिशियल रिव्यू में जाके चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल वो आपके केस पे फैसला भी कर रहे हैं, वो उसको रिकंसिडर करने को भी तैयार हैं, और अभी जो इंडिकेशंस मुझे नजर आ रही हैं वो यही नजर आ रही हैं कि इंशाल्लाह आपको स्टेटस इस पर मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता ऑफ कोर्स सीधा जुडिशियल रिव्यू में जाएं, उसको चैलेंज करें फिर से। ऑलराइट सर, बेस्ट ऑफ लक। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो नमस्कार जी। हेलो जी, क्या हाल है, ठीक हो? ये हाँ जी ठीक है। हमने ना पूछना था आपसे, जैसे ना मेरा भाई था, हाँ, वो अपनी बीबी से भी सेपरेट हो गया था लास्ट ईयर, फिर उसने ना अपने बच्चों के बेस पे 7 ईयर का केस किया था। अच्छा, उसको 2.5 ईयर की डिस्क्रिप्शन लीव मिली थी, है ना? ठीक है। उसके बाद उस पे कोई मतलब क्राइम कोर्ट में कुछ ऐसे ड्राइविंग के चार्ज या समथिंग से वहाँ पे उसको सजा हुई है ना? अच्छा, कितनी सजा हुई? वर्क और फाइन वगैरह, है ना? अच्छा, जैसे क्रिमिनल कोर्ट में उन्होंने भेज दिया था वहाँ पे। नहीं वो सब ठीक है, उसको जेल तो नहीं हुई? सस्पेंडेड जेल हुई है उसको। ओके फाइन। सस्पेंडेड सेंटेंस कितनी देर का सस्पेंडेड सेंटेंस है? वो 2 ईयर का है। ओके, अच्छा फाइन, ठीक है। तो हमने अब पूछना है, 1 साल तो बीत गया, जब उसकी डिस्कशन लीव ये हम 10 ईयर के प्रोसीजर में आगे करेंगे, मतलब तो उसको कोई प्रॉब्लम आएगी कि या नहीं? अभी उसको जो डिस्कशन मिली थी वो कितनी देर की, 2.5 साल के लिए मिली थी ना? 2.5 साल की मिली थी लास्ट अगस्त में, 6 अगस्त को। हाँ, तो आपको ये पूछना है कि जब वो एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करेगा तो कोई प्रॉब्लम आएगी कि नहीं? ओके फाइन, ठीक है। देखो जी, आपकी जब एप्लीकेशन की जाती है डिस्क्रिशनरी लीव के लिए, जो अब हम एप्लीकेशंस करते हैं, उसके अंदर जो पहली चीज अप्लाई की जाती है उसके ऊपर है वो है सूटेबिलिटी फॉर लीव टू रिमेन। अब वो सूटेबिलिटी का जो एक सेक्शन बनाया है उसके अंदर वो आपकी कैरेक्टर और एसोसिएशंस को देखते हैं और उसके ऊपर फैसला करते हैं कि जी आपके केस में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि जो ऐसी हो कि जिसकी वजह से कहा जाए कि नहीं जी यूके में आपका रहना यहाँ पे ठीक नहीं है, आप यहाँ की सोसाइटी के लिए ठीक नहीं हो। अब जो कन्विक्शन हुई है, आप बता रहे हो कोई ड्राइविंग की कन्विक्शन है, उसके ऊपर उनको सेंटेंस भी जो मिला है वो सस्पेंडेड सेंटेंस मिला है और साथ फाइन किया गया है। सो मुझे नहीं लगता कि ये इतना सीरियस है कि जिसकी वजह से उनको लीव टू रिमेन यहाँ पे तो जो जब उनका टाइम आता है तो उनको रिफ्यूज़ की जाएगी। सो जब उनका टाइम आता है, जब उन्होंने अप्लाई करना है इसके लिए, प्रॉब्ली फरवरी में जाके अप्लाई करेंगे ना, फरवरी 2015 में, यस नहीं
फेब 2016 में जाके अप्लाई करें। सो जब वो अप्लाई करते हैं उससे, जब उनको 2.5 साल गुजर जाते हैं तो उसमें बताते हैं कि हाँ मेरी ये कन्विक्शन है, लेकिन वो ड्राइविंग ऑफेंस के लिए है, इट वाज मेरा फॉल्ट था, ये था वो था। सो वो आपके कैरेक्टर के ऊपर चीज़ नहीं जानी चाहिए, उसके ऊपर आप आर्ग्यू कर सकते हो। हाँ, एक बंदा है वो जाके कोई लड़ाई में शामिल हो जाता है, मार देता है किसी को या टांगे तोड़ देता है किसी की, या कोई सेक्सुअल ऑफेंसेस में कन्विक्शन उसकी होती है, दैट इज समथिंग सीरियस जो कि आपके कैरेक्टर और एसोसिएशंस को देख के रिफ्यूज भी किया जा सकता है। लेकिन इस कन्विक्शन जो आप मुझे बता रहे हो, आई वुड से कि इसको आर्ग्यू करना चाहिए कि ये उतनी सीरियस कन्विक्शन नहीं है कि उसके ऊपर उनको स्टेटस ना आगे से एक्सटेंड हो सके। अगर वो रिफ्यूज करते हैं तो डेफिनेटली आप इसको चैलेंज कर सकते हो। ऑलराइट जी, अगला सवाल लेते हैं। हेलो बुखारी जी। हेलो जी। हेलो जी बुखारी ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਲਈ ਮਿਲੀ ਆ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਾਲ ਮਿਲੀ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਓਕੇ 2.5 ਈਅਰ ਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਲਈ। ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਲੱਗੇਗਾ? ਹਜੇ 2 ਵੀਕਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹਨੂੰ ਫਾਰਮੈਟਿਕ ਲਈ ਫਾਰਮ ਭੇਜਿਆ ਨੂੰ। सर जी अब कोई बात नहीं, आपने भेज दिया है, 2-4 हफ्ते तो लगते ही हैं उसके अंदर। सो अच्छा जी, थोड़ा सा टाइम चाहिए, अभी होम ऑफिस ने अब डिसीजन देना है ना आपका। हाँ जी, एक दो क्वेश्चन पूछने थे। हमारा बड़ा बेबी जो था वो इंडिया में था। अच्छा, तो उसके लिए क्या हम अप्लाई कर सकते हैं किसी तरीके से? और सर जी मुझसे वो पर्टिकुलर इस तरह की चीज़ें ना पूछो। अगर आपके पास डिस्क्रेशनरी लीव है और बड़ा बेटा आपका इंडिया में है और उसके लिए अभी आपने अप्लाई नहीं किया, डिस्क्रेशनरी लीव के ऊपर आप किसी को एज ए डिपेंडेंट नहीं लेकर आ सकते। सो ये उसके साथ प्रॉब्लम है डिस्क्रेशनरी लीव के साथ। सो आपको ज़रा सोचना पड़ेगा कि क्या उसके लिए बेस्ट रास्ता बन सकता है, या आपको इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक आप उसके लिए अप्लाई करो, जब तक आपको इंडेफिनिट लीव नहीं मिल जाती, या आपको सोच समझ के चलना पड़ेगा। अगर आपका केस मेरे पास ऑलरेडी है तो इसको हम ऑफिस में डिस्कस करेंगे, यहाँ पे नहीं करते। और कोई आपने जनरल सवाल पूछना तो पूछ लो। ओके चलें, अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम जी, मैं यहाँ 2007 में आया था। अच्छा, एंड अभी 1 साल हुआ है कि मैंने शादी की है हाँ, ब्रिटिश नेशनल से। ओके, तो रजिस्ट्रेशन मैंने और रजिस्ट्रेशन के लिए जब हम गए उधर, तो उधर मैं डिटेन हुआ, उन्होंने मुझे इन्वेस्टिगेशन की, यूके बॉर्डर एजेंसी ने सारा कुछ, और दोनों को इंटरव्यू किया। तो वो उन्होंने हमें इजाजत दे दी कि आप लोग आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं या शादी कर सकते हैं, क्योंकि मेरी एप्लीकेशन फॉर रिकंसिडरेशन ऑलरेडी पड़ी हुई थी उस वक्त। जी ठीक है। तो केस रिफ्यूज हो गया था, और फिर मैंने एप्लीकेशन रिकंसिडरेशन डाल के तो फिर मैं गया था रजिस्ट्रेशन के लिए, शादी के रजिस्ट्रेशन के लिए। सो उन्होंने कहा कि आप कर सकते हैं। सो अभी मैं वो उसका कोई जवाब नहीं वो दे रहे, कुछ भी नहीं। तो अभी मैं नया केस अप्लाई करना चाह रहा हूँ। तो अब अभी तो रूल्स का इंतजार कर रहे हैं कि चेंज होने का या क्या चाहिए। उसके लिए मुझे B1 कोर्स करना पड़ेगा और समझी जो भी है, लेकिन मेरे पास ना तो पासपोर्ट है और ना कुछ, तो वो मांगते हैं ID। तो वो किस तरह मतलब मुझे मतलब पेपर एग्जाम में बैठने के लिए क्या तरीकाकार है कि वो मुझे एग्जाम में बैठने दे? और मेरे लिए ये अच्छा है कि मैं केस नया अप्लाई कर दूं अभी, या अभी इंतजार करूं? मुझे ये बताइए, रजिस्ट्रेशन आपने अब कर ली कि नहीं की? जी मेरी रजिस्ट्रेशन हो गई थी, उन्होंने लोगों ने डिटेन किया था। हाँ नहीं, वो मुझे सब समझ आ गई, डिटेन किया, फिर परमिशन दे दिया आपने, सर ये नहीं बताते कि उसके बाद आपने की कि नहीं रजिस्ट्रेशन। चलें ठीक है, आपने वो ही बता दी मुझे। ओके चलें, मैं बताता हूँ जी आपको। जो रिकंसिडरेशंस का लेवल है वो कहते हैं कि जी एक खास डेट है, उससे पहले अगर आपने रिकंसिडरेशन की रिक्वेस्ट डाल दी है तो ठीक है, अगर उसके बाद डाली है तो फिर हम रिकंसिडरेशन की रिक्वेस्ट को नहीं मानेंगे, और उसके लिए भी कुछ वो एक्नॉलेजमेंट लेटर्स टाइप भेज देते हैं। और वो जो पुराने आया करते थे उसके अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, काफ़ी लोगों के रिकंसिडरेशन रिक्वेस्ट ऐसी हैं कि जो कि गई नहीं है, जिनको काफ़ी देर हो गई और उनको अभी तक कोई जवाब नहीं आया। मैं अपने सारे क्लाइंट्स को ये सजेस्ट करता हूँ, रिकंसिडरेशन जिस वक्त आपकी की गई थी उस वक्त वो सही चीज़ होगी, लेकिन अब अगर आप करो, अब पिछले 1 साल में 1.5 साल में रजिस्ट्रेशन ये इसका रिकंसिडरेशन का कोई फ़ायदा नहीं, बिकॉज आप रिकंसिडरेशन भेजते हो, वो उसको रिजेक्ट करके एक लेटर भेज देते हैं कि जी आपने रिकंसिडरेशन मांगी थी, हम उसको रिजेक्ट करते हैं, हम नहीं देखेंगे। सो हम क्या करते हैं उसके अंदर, या तो आप फ्रेश क्लेम की तरफ चले जाते हो या आप कोई नई एप्लीकेशन कर सकते हो, वो डिपेंड करता है आपके सर्कमस्टांसेस के ऊपर। अब ये जो आप चीज़ बता रहे हैं कि आपकी नई एप्लीकेशन करना बेहतर है, मेरे ख्याल में अगर आपका इतना टाइम हो चुका है कि आप कहो कि हमारी जो कोहैबिटेशन है उसको इतना टाइम गुजर गया है
कि हम 2 साल से ज़्यादा इकट्ठे रहते रहे हैं, 1 साल हमारी रजिस्ट्रेशन को भी अगर हो गया हुआ है, तो उन सब चीज़ों की बेस पे आप डेफिनेटली नई एप्लीकेशन कर सकते हो। जो इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट की आप बात कर रहे हो, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट के लिए ये याद रखें, आपकी कोई भी आईडी चलती है, अगर आपके पास अपनी कोई आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट नहीं है, फॉर एग्जांपल आज किसी से बात हो रही थी, वो पूछे थे क्या जी मेरा प्रोविजनल लाइसेंस चलेगा, अगर यहाँ का DVLA का प्रोविजनल लाइसेंस है तो येस दैट शुड बी सफिशिएंट, उसके ऊपर आप कर सकते हो, ड्राइवर्स लाइसेंस आपका फोटो आईडी के तौर पे चल सकता है। लेकिन अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं, आपकी अपनी एम्बेसी आपको कोई डॉक्यूमेंट देने को तैयार नहीं है, तो फिर आप होम ऑफिस से रिक्वेस्ट कर सकते हो कि आपके डॉक्यूमेंटेशन जो उनके पास मौजूद है उसी में से वो आपको एक कॉन्फर्मेशन इशू कर दे, या आप जहां पे टेस्ट करने के लिए जाते हो उस टेस्ट सेंटर में, उनसे जाके आप बात कर सकते हैं कि जी आप होम ऑफिस से, ये मेरा नाम है, ये रेफरेंस नंबर है, मैं आपको अपनी अथॉरिटी लिख के देता हूं कि आप उस अथॉरिटी लेटर की बेसिस पे होम ऑफिस से मेरी इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं और आप वहां से कॉन्फर्मेशन ले सकते हैं उसके ऊपर। सो वो भी चीज़ हो सकती है। सो इन दोनों में से एक हर बार इस्तेमाल करके देख लीजिए, होपफुली आपका काम हो जाना चाहिए इसके ऊपर। और फिर अगर आप समझते हैं आपके सर्कमस्टांसेस के मुताबिक नई एप्लीकेशन करना बेहतर है, क्योंकि इतना टाइम हो गया आपका रिकन्सिडरेशन का इंतजार करते हुए, आई वुड सजेस्ट बेहतर है कि आप नई एप्लीकेशन कर दीजिएगा, क्योंकि अगर उसको वो फिर रिफ्यूज़ करते हैं, आपके पास नया राइट आ जाता है उसको जुडिशियल रिव्यू में चैलेंज करने का। लेकिन मेक श्योर आपकी ग्राउंड्स अच्छे बनते हों, आपके स्ट्रॉन्ग एविडेंस हो, आपकी कोहैबिटेशन का टाइम हो, प्लस अब क्योंकि रूल्स ये कहते हैं कि आपको ये दिखाना है कि आपके पार्टनर के लिए आपके साथ वापस अपनी कंट्री में, आपकी कंट्री में जाके रहना इम्पॉसिबल है या किसी और कंट्री में जाना उनके लिए मुश्किल है और ऐसे इनसरमाउंटेबल ऑब्स्टिकल्स हैं जिनकी वजह से वो नहीं जा सकते, आपको उसका एविडेंस जरूर लगाना चाहिए। उसका एक ही चीज़ जो उनकी लाइफ की है वो लिख के उसके अंदर डालिएगा और उसके ऊपर आप अप्लाई कीजिएगा जो अपनी एप्लीकेशन डालते हैं, ताकि अगर कल को उसको जुडिशियल रिव्यू में चैलेंज करना पड़े या किसी अपील में चैलेंज करना पड़े तो आप वो जाके इनसरमाउंटेबल ऑब्स्टिकल्स के ऊपर आर्ग्यू कर सकेंगे इसको। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ऑलराइट जी, अगला सवाल लेते जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। पहले तो वीनस टीवी का बहुत शुक्रिया, हमें फ्री जो है वो मशवरा करने के लिए एक मौका फराम किया। वीनस टीवी का बहुत शुक्रिया। आप सबके बहुत तफसील से जवाब दे रहे हैं। मेरा भी एक सवाल है, प्लीज उसका तफसील से जवाब दीजिएगा। बताइए सर। तो मैंने सन 2010 में स्पाउस वीजा जमा करवाया था, ठीक। तो उसके बाद मेरी अपील आ गई पहली, और वो 2011 में जनवरी में अपील आ गई, उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद दूसरी बार मैंने अपर ट्राइब्यूनल में फिर अपील को अलाउ करवाया। जब अपर ट्राइब्यूनल में मैं गया तो अपर ट्राइब्यूनल में मेरी अपील अलाउ होगी, जो कि 2012 मई में अलाउ हुई। उसके बाद सितंबर 2012 में मैं इंग्लैंड आ गया। तो अभी सवाल मेरा ये है कि जिस कानून के तहत मैं आया हूँ, मुझे 27 माह का वीजा मिला है, तो क्या मेरा इंडेफिनिट स्टे 2 साल में है कि 5 साल में? और दूसरा ये कि मुझे ह्यूमन राइट्स के कानून के तहत अपील मेरी अलाउ हुई थी, तो क्या 18,600 वाली इनकम मुझ पे लागू होती है, 13,000 समथिंग वाली, या मुझ पे नहीं लागू होती? और लाइफ एंड यूके और ये सब टेस्टों के मराइल से मुझे गुजरना पड़ेगा, और कितना अर्सा पहले मुझे अप्लाई करना है? ये प्लीज मेरे 1-2 गुजारिशात हैं। मैं जरूर बता देता हूँ। आप मुझे सिर्फ एक बता दीजिए चीज, आपको जो लीव मिली थी वो 27 महीने की मिली थी? जी 27 माह की है। बस ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर। आप पता क्या कर रहे हैं? आप ये कर रहे हैं कि आप अपने कमरे में पक्का छक्का चला के बड़े कंफर्टेबल अपनी कुर्सी पे बैठे हैं, बाहर दूर सड़क पे आपको एक मुसीबत जाती हुई नजर आ रही है, आप कहते हैं कि यार इस मुसीबत को भी मैं अपने सर पे बिठा लूं। अभी आप ये कर रहे हैं। आपको सर कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आपको जो लीव आपको मिल चुकी है वो 27 महीने की मिली हुई है। इसका मतलब उन्होंने ये एक्सेप्ट किया है कि आपके ऊपर नए वाले रूल्स अप्लाई नहीं होते, आपके ऊपर पुरानी वाली एप्लीकेशन इमिग्रेशन रूल्स के तहत जो आपने अप्लाई किया था उसी के ऊपर मिला। अब आपने मुझे बताया कि आपको ह्यूमन राइट्स के ऊपर अपील अलाउ की गई थी, लेकिन एप्लीकेशन जो आपने डाली थी वो आपने इमिग्रेशन रूल्स के अंदर डाली थी। सो इसलिए इंशाल्लाह यू विल बी फाइन। जो 27 महीने की आपको लीव मिली है उसका मतलब ये कि आपने 2 इयर्स की बेस पे इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई करना है। सो जब से आपको लीव मिली, जब आपके 2 साल उससे कंप्लीट हो जाते हैं, पूरा अपना एविडेंस लगाइए, आपकी कोहैबिटेशन का पूरा एविडेंस लगाइएगा कि आप 10 आइटम्स अपने अपने दोनों दे सकते हैं मियाँ बीवी, जिससे पता चलता है कि आप दोनों इकट्ठे रह रहे हैं, मतलब वो काम अगर कर रही हैं, आप काम कर रहे हैं, जो भी आपके एविडेंसेस लग सकते हैं
टू शो लाइफ टुगेदर, वो सारा कुछ आपने लगाना है। यानी पुराने रूल्स के मुताबिक जो इंडेफिनिट लीव अप्लाई करते थे आपने उसी के तहत अप्लाई करना है, क्योंकि 27 मंथ्स की जब लीव दी जाती है उसका मतलब ये होता था कि 24 मंथ्स आपने कंप्लीट करने हैं, 3 मंथ्स आपको एक्स्ट्रा दे दिए जाते थे, क्योंकि कई दफ़ा लोग लेट ट्रैवल करते हैं या बीच में कुछ गैप आ जाता है और समथिंग, तो वो 3 मंथ्स का आपको वो एक ग्रेस पीरियड दे दिया करते थे। सो अच्छे वक्तों की बातें, अब तो वो टाइम गुजर गया, लेकिन आप 27 मंथ्स की क्योंकि आपको लीव मिली है, आपने 2 इयर्स के बाद ही अप्लाई करना है एंड देन यू विल बी फाइन। अब बात आती है कि जब आपने कौन से टेस्ट करने हैं, लाइफ इन द यूके टेस्ट करना है, नहीं करना, सारा कुछ। आप जब इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई करते हैं उसके ऊपर रूल्स वो ही होंगे जो अब इंडेफिनिट लीव के रूल्स हैं। आपके ऊपर जो पुराना रूल अप्लाई होता है वो सिर्फ आपकी एप्लीकेशन की हद तक अप्लाई होता है। अब आप एक नई एप्लीकेशन कर रहे हैं, अब जो आपकी एप्लीकेशन है वो इंडेफिनिट लीव की एप्लीकेशन होगी। सो इसके लिए आपको नए रूल्स के तहत ही अप्लाई करना होगा, यानी जो इस वक्त इंडेफिनिट लीव की टर्म के रूल्स हैं जो कहते हैं आपकी कोई क्रिमिनल कन्विक्शन नहीं होनी चाहिए, जो कहते हैं कि जी आपने जो लाइफ इन द यूके टेस्ट करना है उसके बगैर आप इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। सो लाइफ इन द यूके टेस्ट भी आपको पास करना पड़ेगा। नॉलेज ऑफ लाइफ इन द यूके टेस्ट उसका पूरा नाम है, वो भी करना होगा। प्लस आपको इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट भी करना होगा, आपको लेवल B1 पे दिखाना होगा कि आपकी इंग्लिश है उस लेवल की, ताकि आप इसके लिए इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई कर सकें। सो ये सारी चीज़ें आपको अब करनी होंगी। टाइम फ्रेम आपका 27 महीने की वजह से 2 साल का है। टेस्ट वगैरह आपको सारे इंडेफिनिट लीव के उसी तरह से करने हैं जिस तरह अभी बाकी सब के लिए होते हैं, उसी तरह से वो चीज़ आपके ऊपर भी अप्लाई होगी। ऑलराइट सर, आप अभी खुशकिस्मत है कि आपका ये काम हो चुका है, वरना उन बेचारों से पूछें जो बेचारे हैं वो 2.5 साल की लीव पे फंसे हुए हैं, फिर अगली 2.5 साल होगी, कईयों को तो 10-10 साल इंतजार करने को कहा जाता है। लेकिन आपके लिए अगर 27 मंथ्स का आपका लगा है तो इंशाल्लाह इसके अंदर आपका काम हो जाना चाहिए, कोई मसला नहीं होना चाहिए। ऑलराइट सर, बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। भाईजान, अब्दुल रहमान बात कर रहा हूँ जनाब। मैं भी उन खुश नसीबों में शामिल हूँ जिनका 27 मंथ का वीजा लगा था। वेरी गुड। अच्छा, मैंने इसे ये पूछना था कि मेरा वीजा खत्म हो रहा है फरवरी 2015 में। ठीक। जब मैंने वीजा अप्लाई किया था तब भी मेरी वाइफ बेनिफिट ले रही थी और वो केयरिंग अलाउंस भी ले रही थी, क्योंकि मेरी वाइफ की जो पहली शादी से बेटी थी वो ब्लाइंड है। अच्छा। तो वो सारे बेनिफिट ले रही थी। जब मैंने वीजा अप्लाई किया था तब भी हमने सारे बेनिफिट शो किए थे, तो मेरा वीजा लगा था। और मेरे वीजे के ऊपर लिखा है कि मैं पब्लिक बेनिफिट जो है वो उसके लिए अलाउड नहीं हूँ। नहीं, ठीक है जी। और अब मुझे सिर्फ ये जानना है आपसे कि एक तो जब मेरा वीजा 2015 में फरवरी में खत्म होगा जी, उसके बाद मुझे इंडेफिनिट अप्लाई करनी है या दूसरी एक्सटेंशन अप्लाई करनी है? और दूसरा ये कि मैं अभी जॉब तो नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने जब वीजा अप्लाई किया था मेरे पास सेविंग थी, तो भी मैं अपनी सेविंग से सर्वाइव कर रहा हूँ। ठीक है। तो मुझे जब काम स्टॉप करना है तो मुझे मेरी वाइफ को बेनिफिट बंद करने पड़ेंगे, क्योंकि वो बेनिफिट सारे ले रही है, केयरिंग अलाउंस, चाइल्ड बेनिफिट और हाउसिंग बेनिफिट भी ले रही है। तो मुझे ये जानना है कि मुझे कौन कौन से बेनिफिट बंद करने पड़ेंगे और मुझे वो टेस्ट जो है वो कौन कौन सा देना पड़ेगा। ओके, चलें मैं बताता हूँ जी। जहाँ तक तो टेस्ट की बात है वो तो मैंने पिछले सवाल में बता दिया, तो आपने गौर से सुन लिया होगा उसको। आपको टेस्ट अपना नॉलेज ऑफ लाइफ इन द यूके टेस्ट भी करना है, आपको लेवल B1 भी करना है। सो वो दोनों चीज़ें आपके ऊपर अप्लाई होती हैं। बाकी बात आती है कि आपने कब अप्लाई करना है और एक्सटेंशन के लिए करना है कि इंडेफिनिट लीव के लिए करना है। क्योंकि आपको स्पाउस वीज़ा मिला हुआ है, जो पुराने रूल्स के अंदर था 2.5 साल के लिए, वो 27 महीने की लीव थी। सो उसके अंदर आपको उसी के अंदर जाना चाहिए, इंडेफिनिट लीव के लिए ही जाना चाहिए। सो दैट्स फाइन, आप वो भी चीज़ अप्लाई कर सकते हैं, उसके अंदर भी कोई इशू नहीं है। अब बात आती है आपके बेनिफिट्स के बारे में। बेनिफिट्स को मैं पर्सनली डील नहीं करता, लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि अगर आपकी वाइफ कोई बेनिफिट्स ले रही हैं तो उसमें कोई मुश्किल नहीं है। आप कल को काम शुरू करते हैं, काम शुरू करके जो आपकी हाउस होल्ड इनकम होती है वो आपको डिक्लेयर ज़रूर करनी है। सो बेनिफिट्स एजेंसीज के साथ आपने जब बात करनी है, आपने उनको ये बताना है कि आपकी इनकम अब कितनी हो गई है। उस इनकम को वो कैलकुलेट करेंगे, फिर रिकैलिब्रेट करेंगे कि आपको कितने बेनिफिट्स मिलने चाहिए। कुछ बेनिफिट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ बेनिफिट्स पे कोई ना कोई फर्क पड़ेगा, बिकॉज वो आपके इनकम बेस्ड बेनिफिट्स होते हैं। सो वो जो कोई भी चीज़ होगी वो उसके मुताबिक आपको बताएंगे। मैं आपको ये नहीं बता सकता कि किस चीज़ का कितना थ्रेशोल्ड है, कितने पैसे आप कमा रहे होंगे तो आपके बेनिफिट्स पे कितना फर्क पड़ेगा, ये सब कुछ आपको वहीं से पता चलेगा। लेकिन हाँ, जो चीज़ समझने वाली है वो ये, आपको बेनिफिट्स लेना अलाउड नहीं है। आपके पासपोर्ट में, आपके स्टिकर पे या आपके कार्ड के ऊपर बिल्कुल क्लियरली वो चीज़ लिखी हुई है। सो आप वो नहीं कर सकते।
आपकी वाइफ क्योंकि ब्रिटिश नेशनल हैं, वो लेना चाहें तो कोई भी बेनिफिट्स ले सकती हैं, सिर्फ आपको सपोर्ट करने के लिए उनको बेनिफिट्स नहीं लेने। अब वो आपने बताया उनकी बेटी रजिस्टर्ड ब्लाइंड है, सो ऑब्वियसली उसके कोई केयर्स अलाउंस मिलता है या कुछ भी मिलता है वो उनको लेना अलाउड है। अगर वो कोई घर के लिए उनको मिलता है, कोई हाउसिंग का बेनिफिट मिलता है और समथिंग लाइक दैट, आई गेस वो भी शायद अलाउड होगा। लेकिन सब कुछ मेरा ख्याल है, जहां तक मुझे पता है, आपकी इनकम पे डिपेंड करता है। आप कल को जाके शो करते हैं कि जी मैंने महीने का 3000 पाउंड कमाना शुरू कर दिया है, हो सकता है उसके ऊपर आपको वो कहें कि जी आपको कोई बेनिफिट सब अलाउड नहीं है, आप उस थ्रेशोल्ड से ऊपर चले जाते हैं। लेकिन जो भी आप अपनी इनकम शो करते हैं उसको देख के उसको रिकैलिब्रेट करेंगे और फिर फैसला करेंगे कि आपको उन्होंने किस किस्म का वो स्टेटस देना है या किस किस्म के बेनिफिट्स देने। ऑलराइट सर, बेस्ट ऑफ लक विद दैट। नाज़रीन, मेरा ईमेल एड्रेस आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा। हमेशा की तरह गुजारिश है, छोटा क्वेश्चन रखेंगे तो मैं कोशिश करूंगा ज़रूर आपको जवाब दे दूं। उस दिन कहीं एक साहब बैठे हुए थे दफ्तर में, वो भी ईमेल की बात करें कि जी मैंने ईमेल लिखी थी आपको। जब उनकी ईमेल निकाली, माशाल्लाह 4.5 सफ़ों की ईमेल थी उनकी, जो प्रिंटेड पेजेस के ऊपर, इस तरह के पेजेस के ऊपर आ रही थी, A4 के ऊपर। सो इमेजिन करें कि कितना टाइम उसको लगता है पढ़ने में और जवाब देने में। सो ऑब्वियसली मैंने उसका जवाब वहाँ नहीं दिया था, लेकिन जब वो दफ्तर में आए तो मैंने फिर अच्छी तरह बैठ के उनको जवाब दिया था। सो कोई छोटा मोटा सवाल है तो ज़रूर पूछ सकते हैं। यूरोप के बारे में मैंने पिछले प्रोग्राम में भी मेंशन किया था, मुझे बहुत सवाल आए, बहुत क्वेश्चंस आए। अपने सवाल अगर मुझे आप एक ईमेल के अंदर ये लिख के भेजें कि जी मैं करना चाहता हूं, मुझे अपॉइंटमेंट दें, तो आपको फौरन जवाब आ जाएगा। लेकिन अगर आप ये कहें कि जी मुझे जो आमतौर पर मुझे जवाब आए हैं आगे से, वो क्या आए हैं? आई एम इंटरेस्टेड इन गोइंग टू रोमेनिया, इंटरेस्टेड इन गोइंग टू लैटविया, इंटरेस्टेड इन गोइंग टू आयरलैंड, प्लीज सेंड मी ऑल द डिटेल्स। कम ऑन, कौन सी डिटेल्स हैं जो मैं आपको दे सकता हूं? आपकी केस से रिलेटेड है, मिलिए मुझसे, मैं बात करता हूं, आपको फिर समझाता हूं और फिर बता सकता हूं कि आपके लिए क्या चीज़ की जा सकती है। ओके, बाकी अगले हफ्ते इसी जगह इसी वक्त शायद मुलाकात ना हो, बिकॉज बैंक हॉलिडे मंडे वीकेंड होगा और मेरी कोशिश है कि शायद मैं कहीं थोड़ी देर के लिए छुट्टी के लिए फैमिली के साथ निकल जाऊं। सो हो सकता है मैं खुद प्रोग्राम के लिए ना हूं, लेकिन अगर मैं यहां पर हुआ तो इंशाल्लाह ज़रूर आऊँगा और अगले हफ्ते इसी जगह इसी वक्त दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अपने अच्छे अल्फाज में हमेशा याद रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगले हफ्ते या उससे अगले हफ्ते। थैंक यू एंड गुड इवनिंग।